हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी हिंदी वसंत कक्षा 7। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को पढ़ना। पाठ 5, मिठाई वाला। आइए पढ़ते हैं इस पाठ के बारे में। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकान में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों के अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोलभाव करने लगते। पूछते, इच्छा दाम क्या है? ऑल इच्छा, ऑल इच्छा। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों को इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने लेकर आया तो बोला, मेला घोला कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने दे गया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? ये कैसे दे गया है? यह तो वही जाने, लेकिन दे गया गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है, सो वो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें इसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला सा गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई, है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मधुर स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था।
रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू को के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए या न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सूतनी ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्मी हम भी ले दें मुरली, और हम भी ले दें मुरली। मुरली वाला हर से गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी तो इतनी जल्दी हम कहीं लौटे तो थोड़े जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं और भी हैं। इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दे दी? तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझे उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठे बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहक का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, और ग्राहक इसी यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। भला आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मूल्य नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से दे दो, निकाल दो। 2 मूलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मूली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मूलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग बिरंगी मूलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग को मुरली को निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू, राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ले लो। तुमको वैसी ना चाहिए, यह नारंगी रंग की? अच्छा, वही ले लो। आए पैसे? अच्छा, ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले ही से यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों से लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। 2 अन्नी हैं तो क्या क्या हुआ? ये लो, पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना है सब? मिल गए पैसे? देखो, मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब किसी को नहीं लेना, सब ले चुके? तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं? अच्छा, तुम भी यह ले लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, जो पेट जो ना कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाला छेड़ स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है,
इसका बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति स्नेहासिक्त बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उनकी स्मृति क्षीण हो गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। उस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ये रहा मिठाई वाला जो सबको मिठाई बेचने आया है। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके पास निकट जाकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ये मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती हैं, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी को दूर करती हैं। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहे हैं, 4 पैसे की ले लो। यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 की नहीं, सही 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी की पोपली मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे मुँह पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ में ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था, उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने लग के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर के लिए मिला जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, मैं भी बताऊँ? अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगा। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव, भीतर सांसारिक सुख। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियां के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ।
वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हों। पैसों की कमी थी, कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहनी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहनी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाई से भरी मिठाई वाले को चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो ये थे हमारे भगवती प्रसन्न वाजपेयी, जिनके द्वारा इस मिठाई वाले पाठ को लिखा गया है। अब हम इसके अभ्यासकार को करते हैं। प्रश्न पहला, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ों क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? उत्तर है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था। उसके बच्चों एवं पत्नी की मृत्यु असमय हो गई थी। वह अपने बच्चों की झलक इन गली के बच्चों में देखता था, इसलिए वह बच्चों की रुचि की चीज़ें बेचा करता था। वह बदल बदल कर चीज़ें लाया करता था, इसलिए उसके आते ही बच्चे भी उसे घेर लिया करते थे। वह बच्चे की फरमाइश पूरी करता रहता था। वह कई महीनों के बाद आता था क्योंकि उसे पैसों का कोई लालच नहीं था। इसके अलावा वह इन चीज़ों को तैयार करवाता था तथा बच्चों को उत्सुकता को बनाए रखना चाहता था। अगला प्रश्न है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले जाते थे? उत्तर है, मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गाकर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, कम दामों में बेचना, बच्चों से अपनत्व दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी। बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। अगला प्रश्न है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या क्या तर्क पेश करते थे? उत्तर है, विजय बाबू एक ग्राहक थे जबकि मुरली वाला एक विक्रेता था। दोनों ने मोल भाव के लिए अपने अपने तर्क दिए। विजय बाबू ने अपने पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा, फेरी वाले की झूठ बोलने की आदत होती है, देते हैं सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। इसके विपरीत मुरली वाले ने अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा, ग्राहक को वस्तुएं की लागत का पता नहीं होता। उनका दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर वस्तु क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार ने उन्हें लूट रहा है। अगला प्रश्न है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? उत्तर है, खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते थे। बच्चे अति उत्साहित हो जाते थे। उन्हें खेल कूद कर भूलकर अपने सामान, जूते चप्पल आदि का ध्यान नहीं रहता। वे अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लग जाते थे। खिलौने वाला उनका मनचाहा खिलौना दे देता था और बच्चे भी उन्हें लेकर काफ़ी खुश हो जाते थे। बच्चे खुशी से पागल हो जाते थे। अगला प्रश्न है,
रोहिणी को मूल्य वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्वर क्यों स्मरण क्यों हो गया? उत्तर है, रोहिणी को मूल्य वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि खिलौने वाले की तरह ही इसकी आवाज़ जानी पहचानी थी। खिलौने वाला भी इसी प्रकार की मधुर स्वर से गाकर खिलौने बेचा करता था। मूल्य वाला ठीक उसी तरह ही मीठे स्वर में गाकर मूल्लियाँ बेचा करता था। अगला प्रश्न है, किस बात पर सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया? उसने अपने व्यवसाय को अपनाने का कारण बताया। उत्तर है, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। इस पर उसने भावुक हो बताया कि मैं ही अपने नगर एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था। उसके पास सुख के भी सभी साधन थे। स्त्री और छोटे बच्चे भी थे। ईश्वर की लीला सभी को ले गई। उसने इन व्यवसाय को अपनाने के निम्नलिखित कारण बताए। मैं इस व्यवसाय के माध्यम से अपने खोए हुए बच्चे को खोजने निकला हूँ। इन हंसते कूदते उछलते और इठलाते बच्चों में अपने बच्चे की झलक होगी। इन बच्चों को मैं बेचकर संतोष का अनुभव करता हूँ। बच्चों को चेहरे की खुशी देखकर मुझे असीम संतोष मिलता है। अगला प्रश्न है, अब इस बार ये पैसे ना लगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर है, मिठाई वाले के जीवन का रहस्य कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उसने अपने जीवन की सारी गाथा दादी और रोहिणी को बताई, उसी समय रोहिणी के छोटे छोटे बच्चे चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगते हैं। वह दोनों को मिठाई से भरी एकाएक एक एक पुड़िया देता है। रोहिणी पैसे देती है तो इसका यह कहना, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा, इस बात को दर्शाता है कि उसका मन भर आया और ये बच्चे उसे अपने बच्चे ही लगे। अगला प्रश्न है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? उत्तर है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान में स्त्री पुरुष के समान अधिकार दिए और आज शिक्षा के प्रसार व आधुनिकीकरण ने से भी समाज में बदलाव आया है। आज स्त्रियां पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, लेकिन भारत के कुछ पिछड़े हुए स्थान ऐसे भी हैं जहां स्त्रियों को आज भी पर्दे में रहना पड़ता है। ऐसे में वे चिक के पीछे बात करने को मजबूर होती हैं। हमारी राय में यह पूर्णतया गलत है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों समाज के आधार हैं। दोनों के समान दर्जा मिलना चाहिए। इन पिछड़े वर्गों में जागृति लाने हेतु सरकार व युवा वर्ग को आगे आना होगा और लोगों की सोच बदलनी होगी, जिससे साक्षर राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। अगला प्रश्न है, मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा? सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। उत्तर है, मिठाई वाले का परिवार अवश्य ही किसी दुर्घटना का शिकार हुआ होगा। कहानी, एक गांव में एक मिठाई की दुकान थी। तरह तरह की मिठाइयाँ वह बेचा करता था। छोटे बड़े सभी उसकी मिठाई शौक से खाते थे। दुकान के साथ ही उसका घर भी था। जब भी दुकान पर कोई ग्राहक न होता, वह अपने बच्चों के साथ खेलता और खुश होता। उसके बच्चे बहुत शालीन थे, कभी भी उसे किसी बात के लिए परेशान न करते। एक दिन वह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ गांव में किसी रिश्तेदार की शादी में गया। खुशी खुशी गांव वालों ने भी उसकी सारी तैयारियां करवाईं। उसने कपड़े, गहने, बच्चों का सामान बहुत कुछ खरीदा। गांव के कुछ लोग उसे स्टेशन तक छोड़ने गए। रेलगाड़ी में
पत्नी, बच्चे वह स्वयं सभी बहुत खुश थे। अचानक तेज रफ्तार से चलती गाड़ी के कुछ डिब्बे रेल की पटरी से उतर गए व बुरी तरह से उलट गए। न जाने कितने ही लोग इस हादसे में मर गए। मरने वालों में उनकी पत्नी व बच्चे भी थे। मिठाई वाला तो जैसे पागल ही हो गया। वह गांव वापस आ गया। आज भी इतने वर्षों बाद वह इस हादसे को भूल नहीं पाया। गुमसुम न जाने कौन सी यादों में खोया रहता है। अपनी सारी यादों को ताज़ा कर रखने के लिए उसने अपने घर को एक अनाथ आश्रम बना डाला। न जाने अनाथ बच्चों को पालने में वह कौन सी खुशी प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, हॉट मेले, शादी आदि आयोजन में कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। उत्तर है, हाट मेले, शादी आदि आयोजन में हमें मिठाइयाँ, गोलगप्पे, चाट, पापड़ी, फूड चाट, चीलें, छोले भटूरे, सांभर डोसा, इडली, चाइनीज फूड व इनके अलावा विभिन्न खाद्य पदार्थ आकर्षित करते हैं। उनको बनाने सजाने विभिन्न पाक कला विशेषज्ञों का हाथ होता है। जैसे खाद्य पदार्थों के लिए हलवाई, इनके पहनावे अलग अलग क्षेत्रों के में अलग अलग हो जाते हैं। जैसे समोसे बनाने वाला समोसे बनाने में, सांभर डोसा बनाने वाला सांभर में, इडली बनाने वाला इडली में, आइसक्रीम बनाने वाला आइसक्रीम बनाने में आदि। अगला प्रश्न है, इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार व खुशी देकर अपना दुख कम करता है। इस मिजाज की और कहानियाँ, कविताएं ढूंढिए और पढ़िए। तो ये आप स्वयं करिए। अगला प्रश्न है, आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे। आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए। उत्तर है, हमारी गली में मौसम के अनुसार कई फेरी वाले आते हैं। जैसे मूंगफली वाला, चाट वाला, फल वाला, सब्जी वाला, खिलौने वाला, आइसक्रीम वाला, कपड़े वाला आदि। ये सब बड़ी मीठी स्वर में पुकार पुकार कर अपनी चीज़ें बेचते थे। ये लोग कम पैसे में, पूंजी के अभाव में घूम घूम कर चीज़ें बेचते थे। और अगर इनके पास पूंजी होती तो ये भी बड़े दुकानदार होते। चाट, आलू टिक्की फेरी वाले से बातचीत। बालक, ये चाट वाले भैया 10 रुपये में कितनी टिक्की दोगे? चाट वाला, 5 की 1 और 10 की 2 टिक्की। बालक, 10 रुपये में 3 आते हैं? चाट वाला, मेरे आलू के टिक्की विशेष प्रकार की हैं, मैं तो 10 रुपये का 1 देता हूँ। बालक, अच्छा 20 रुपये का आलू टिक्की दे दो। अगला प्रश्न है, आपके माता पिता के ज़माने में से लेकर अब तक फेरी वालों की आवाज़ों में कैसा बदलाव आया है? बड़ों से पूछकर लिखिए। उत्तर है, हमारे माता पिता के ज़माने में प्रत्येक वस्तुएं फेरी वाले ही बेचने आया करते थे और वह मधुर स्वर में गा गा कर अपना सामान बेचा करते थे। फेरी वाला आया प्रायः सभी तरह की वस्तुएं लाया करते थे, लेकिन आजकल फेरी वालों की संख्या काफ़ी कम आ गई है। लोग प्रायः ब्रांडेड सामान खरीदना पसंद करते हैं, अतः वे अधिकतर दुकान से सामान लेते हैं। फेरी वाला पहले की तरह मधुर स्वर में गाते हुए नहीं चलते हैं। अब उनके मीठे स्वर में कमी आ गई है। आपको क्या लगता है? अगला प्रश्न है, आपको क्या लगता है वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं? कारण लिखिए। उत्तर है, यह सही है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं, क्योंकि लोगों की रुचि फेरी वालों के सामान खरीदने में कम होती जा रही है। अगला प्रश्न है, मिठाई वाले बोलने वाली गुड़िया, ऊपर वाला का प्रयोग अब बताइए। पहले बाला से पहले आने वाला शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण
आदि में से क्या है? ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका प्रयोग कीजिए। उत्तर है मिठाई वाला शब्द संज्ञा है तथा बोलने वाला क्रिया। अगला उत्तर है मिठाई वाला शब्द विशेषण है जबकि बोलने वाली गुड़िया में गुड़िया संज्ञा है, जबकि बोलने वाला शब्द विशेषण है जो गुड़िया की विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न है अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। उपयुक्त वाक्य में ठो के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग संख्यावाची शब्द के साथ होता है, जैसे भोजपुरी में 1 ठो लइका, 4 ठे आलू, 3 ते बटुली। ऐसे शब्दों का प्रयोग भारत के कई अन्य भाषाओं बोलियों में भी होता है। कक्षा में पता कीजिए किस किस भाषा बोली में ऐसा है। इस स्तर पर सामूहिक बातचीत कीजिए। उत्तर है विद्यार्थी इसको स्वयं करेंगे। झारखंड की हिंदी, बंगला तथा असमी भाषा में भी ठो का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए। क्यों भाई? किस तरह देते हैं मूली? दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में आते, आप ये बातें कैसे कहोगे? उत्तर है लगता है वे भी पार्क में खेलने निकल गए हैं। भैया इस मूली का मूल्य क्या है? दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा जाकर उसे कमरे में बुलाओ। अगला प्रश्न है फेरी वालों की दिनचर्या कैसी होती है? उनका घर परिवार कहाँ होगा? उनकी जिंदगी में किस प्रकार की समस्याएं और उतार चढ़ाव आते होंगे? यह जानने के लिए 2-2 के समूह में छात्र छात्राओं कुछ प्रश्न तैयार करें और फेरी वाले से बातचीत करें। प्रत्येक समूह अलग अलग व्यवसाय से जुड़े फेरी वाले से बात करें। उत्तर है फेरी वाला का जीवन काफ़ी कठिन होता है। वह सुबह से शाम तक गलियों में चक्कर लगाते हैं। उनका घर परिवार उनसे अलग गांव या शहर में होता है। किसी छोटी कॉलोनी में उनके जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं, जैसे पूरा सामान न बिकना, सामान का खराब हो जाना या सड़ जाना, तबीयत खराब होने, अधिक बारिश होने पर या अधिक गर्मी पड़ने पर घर से बाहर न निकल पाना। कभी कभी इन्हें खरीद से कम में भी माल बेचना पड़ता है, जिससे इनका मूलधन डूब जाए। इस प्रकार और भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रश्नानुसार आज के दौर में अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए फेरी वाले से उनकी समस्याएं व जीवन के बारे में बात करें। अगला प्रश्न है इस कहानी को पढ़कर क्या आपको यह अनुभूति हुई कि दूसरों को प्यार व खुशी देने से अपने मन का दुख कम हो जाता है? समूह में बातचीत कीजिए। उत्तर है हाँ, फेरी वाले के जीवन से इस बात का पता लगता है कि दूसरों को प्यार व खुशी देने से दुख कम हो जाता है। जैसे मिठाई वाले के बच्चे और पत्नी की मृत्यु के बाद वह दूसरे बच्चों को जब उनकी पसंद का सामान ला कर बेचता है तो उनके चेहरे पर खुशी की लहर देखकर उसे संतोष, धैर्य और सुख की अनुभूति होती है। वह उन्हीं में अपने बच्चों की झलक देखता है। इसलिए कहा भी है कि दुख बांटने से कम होता है। अगला प्रश्न है अपनी कल्पना की मदद से मिठाई वाले का चित्र शब्दों के माध्यम से बनाइए। उत्तर है मिठाई वाला, मीठे स्वर, लंबा दुबले पतले शरीर, भूरी भूरी आंखें, सिर पर टोकरी, पैरों में चप्पल, पैजामा कुर्ता, कंधे पर गमछा लिए चलता होगा, फिर सिर पर पगड़ी बांधता होगा, उसके कंधों पर फेरी वाला का सामान होता होगा।
जिसमें खट्टी मीठी स्वादिष्ट सुगंधित गोलियां होती होंगी। जब वह मीठे स्वर में आवाज लगाते हुए गली में आता होगा तो बच्चे दौड़कर उसे घेर लेते होंगे। अगला प्रश्न है, मिठाई वाला पाठ के लेखक। तो इसके पाठ के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। अगला प्रश्न है, किसके गान से हलचल मच गई? उत्तर है खिलौने वाले के। अगला प्रश्न है, रोहिणी ने बच्चों से क्या जानना चाहा? उत्तर है कितने को खरीदा। अगला प्रश्न है, बच्चों ने हाथी घोड़े कितने में खरीदा था? उत्तर है 2 पैसे। उत्तर है 50 पैसे में। अगला प्रश्न है, खिलौने वाले का गान गली भर के मकानों में कैसे लहराता था? उत्तर है सागर की लहरों की तरह। अगला प्रश्न है, चुन्नू मुन्नू ने कितने में खिलौने खरीदे थे? उत्तर है 2 पैसे में। अगला प्रश्न है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से किसका स्मरण हो आया? उत्तर है खिलौने वाले का। अगला प्रश्न है, रोहिणी ने मुरली वाले की बातें सुनकर क्या महसूस किया? उत्तर है रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से किसका स्मरण हो आया? उत्तर है फेरी वाले का। अगला प्रश्न है, रोहिणी ने मुरली वाले की बातें सुनकर क्या महसूस किया? उत्तर है ऐसा इसने ही फेरी वाला पहले नहीं देखा। अगला प्रश्न है, फिर वह सौदा भी सस्ता बेचता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के आधार पर वाक्य भेद है। उत्तर है विस्मयादि बोधक। तो ये हैं सारे प्रश्नों के उत्तर। अगला प्रश्न है, रोहिणी के पति का नाम क्या था? रोहिणी ने उनसे किसे बुलाने के लिए और क्यों कहा? उत्तर है रोहिणी के पति का नाम विजय बाबू था। रोहिणी ने उनसे मुरली वाले को बुलाने के लिए कहा। अगला प्रश्न है, चुन्नू मुन्नू कौन थे और कहाँ गए थे? उत्तर है चुन्नू मुन्नू रोहिणी के बच्चे थे और पार्क में खेलने गए थे। अगला प्रश्न है, मुरली वाले का स्वर सुनकर रोहिणी को क्या स्मरण हो गया? उत्तर है मुरली वाले के स्वर सुनकर रोहिणी को मन ही मन खिलौने वाले का स्मरण हो आया। वह भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। अगला प्रश्न है, मिठाई वाला पहले क्या था? उत्तर मिठाई वाला पहले प्रतिष्ठित व्यापारी था। अगला प्रश्न है, विजय बहादुर के बच्चे ने कौन सा खिलौना खरीदा? उत्तर है राय विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू ने हाथी घोड़ा खरीदा। अगला प्रश्न है, नगर भर में क्या समाचार फैल गया था? लोग उसके बारे में क्या बातें करते थे? उत्तर है नगर भर में समाचार फैल गया था कि मधुर तान में गाकर मूल्य बेचने वाला आया है। वह सिर्फ 2-2 पैसे में मूल्य बेचता है। लोगों के लिए यह आश्चर्य वाली बातें थीं और वे सोच रहे थे कि भला इतने कम पैसे में क्या फायदा होता होगा। अगला प्रश्न है, मीठे स्वर को सुनकर लोग अस्थिर क्यों हो जाते थे? उत्तर है खिलौने वाले के आते ही मधुर स्वर व मादक रूप से गा गा कर बच्चों को बुलाता था कि छोटे बड़े सभी उसके मीठे स्वर से प्रभावित होकर अस्थिर हो जाते थे। अगला प्रश्न है, मुरली वाला देखने में कैसा था? लोगों ने उसके बारे में क्या अंदाजा लगाया? उत्तर है मुरली वाला देखने में गोरा पतला युवक था। उसकी उम्र लगभग 30-32 की थी। वह बीकानेरी रंग स्वाफा बांधता था। उसके बारे में लोगों ने यही अंदाजा लगाया था कि वही व्यक्ति सबसे पहले खिलौने बेचने में शहर में आया था। अगला प्रश्न है, मिठाई वाले की आवाज़ सुनकर रोहिणी झट से नीचे क्यों उतर गई?
उत्तर है, मिठाई वाले की आवाज़ सुनकर रोहिणी तुरंत समझ गई थी कि वही व्यक्ति है जो पहले खिलौने और मुरली लेकर आया था। उस व्यक्ति के सरल स्वभाव से रोहिणी कुछ परिचित हो गई थी। वह उसके विषय में जानना चाहती थी, इसलिए वह झट से आवाज़ सुनकर नीचे उतर आई ताकि बच्चों के लिए मिठाई के बहाने उसे बुलाया जा सके। अगला प्रश्न है, मिठाई वाले के मन की व्यथा क्या थी? उत्तर है, मिठाई वाले के मन की व्यथा थी उसकी पत्नी व बच्चे किसी हादसे के शिकार हो गए थे। अब वह जीवन में अकेले दिन काट रहा था, यही उसकी व्यथा का कारण था। अगला प्रश्न है, ग्राहकों का व्यवहार कैसा होता है? कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, ग्राहकों के मन में सदैव यह भावना बनी रहती है कि दुकानदार उससे अधिक कीमत लेते हैं और झूठ बोलते हैं। पहले सामान का दाम बढ़ा चढ़ाकर बताता है और ग्राहक पर एहसान जताने के लिए दाम को थोड़ा कम कर देता है। वह तब भी काफ़ी मुनाफा कमाता है, जबकि यह सभी दुकानदारों के ऊपर लागू नहीं होता। कई दुकानदार थोड़े लाभ पर अपना सामान बेच देते हैं। कई बार उसे अपना सारा मुनाफा छोड़ना पड़ता है। कभी कभी नुकसान में अपना सौदा बेचना पड़ता है। ग्राहक को दुकानदार के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, इस पाठ में से हमें क्या संदेश मिलता है? उत्तर है, इस पाठ से हमें संदेश मिलता है किसी का दुख बांटना ही मनुष्यता है। जैसे रोहिणी ने जब मिठाई वाले की कहानी सुनी तो उसका हृदय भी द्रवित हो उठा। अगला प्रश्न है, आप मिठाई वाले को किस दृष्टि से देखते हैं? उत्तर है, अगर हम मानवीय दृष्टि से देखते हैं तो हम पाते हैं मिठाई वाला अपने छोटे से जीवन में काफ़ी रोशनी और दुख झेल चुका है। वह हमारी सहानुभूति का पात्र है। वह बच्चों के बीच में रहकर अपने बच्चे का रूप देखता है और दुख को भूलना चाहता है। हमें ऐसे व्यक्तियों के कष्ट कम करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये था हमारा मिठाई वाला, जो अपनी व्यथा को अपने आसपास के बच्चों में देखता था और उनके साथ अपना मन बहलाता था और अपनी व्यथा को दूर करता था। आगे के वीडियो में आगे के पाठों को देखेंगे। वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।